भोपाल गैस त्रासदी की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस लापरवाही, लालच और अनदेखी की कहानी है जिसने एक पूरे शहर की तकदीर को एक ही रात में बदल दिया। 2 दिसंबर 1984 की वह रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए बिल्कुल सामान्य थी। सर्दियों की हल्की ठंडक थी। लोग अपने घरों में दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो चुके थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और शहर एक शांत नींद में डूबा हुआ था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात, उसी हवा में धीरे धीरे एक ऐसा जहर घुल रहा है जो कुछ ही घंटों में हजारों लोगों की सांसें छीन लेने वाला है। यह जहर दिखाई नहीं दे रहा था, यह कोई आवाज नहीं कर रहा था, लेकिन यह अपनी रफ्तार से फैल रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर जिंदगी को प्रभावित कर रहा था। भोपाल उस समय एक बढ़ता हुआ शहर था और उसके बीचों बीच खड़ी थी एक बड़ी औद्योगिक इकाई जिसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड चलाती थी। इस फैक्ट्री में कीटनाशक बनाए जाते थे और इन कीटनाशकों के निर्माण के लिए एक बेहद खतरनाक रसायन का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC के नाम से जाना जाता है। यह रसायन इतना जहरीला था कि अगर यह हवा में मिल जाए तो इंसान के शरीर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों में तेज जलन पैदा कर सकता है, फेफड़ों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ ही समय में उसकी जान ले सकता है। फिर भी यह रसायन एक घनी आबादी वाले शहर के बीचों बीच बड़ी मात्रा में स्टोर किया जा रहा था। यह स्थिति अपने आप में एक बड़ा खतरा थी, लेकिन उस समय शायद इसकी गंभीरता को पूरी तरह समझा नहीं गया या फिर इसे नजरअंदाज कर दिया गया। 1970 के दशक में भारत तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा था और विदेशी कंपनियों को यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसी माहौल में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। शुरुआत में यह सब एक सकारात्मक कदम माना गया क्योंकि इससे रोजगार के अवसर बढ़े और शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। लेकिन धीरे धीरे इस विकास के पीछे छिपी कमजोरियां सामने आने लगीं। फैक्ट्री में लागत कम करने के लिए सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया जाने लगा। मशीनों की नियमित जांच और रखरखाव में कमी आने लगी। कई सुरक्षा सिस्टम या तो बंद पड़े थे या ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई थी और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था। इन सभी कारणों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जो किसी भी समय एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। फैक्ट्री में MIC जैसे जहरीले रसायन को बड़ी मात्रा में स्टोर किया जा रहा था, जबकि यह एक ऐसा रसायन था जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना जोखिम भरा होता है। यह स्थिति धीरे धीरे एक ऐसे टाइम बम में बदल रही थी जो किसी भी समय फट सकता था और आखिरकार वह समय आ ही गया। 2 दिसंबर 1984 की रात फैक्ट्री के अंदर एक टैंक, जिसे टैंक नंबर 610 कहा जाता था, उसमें बड़ी मात्रा में MIC मौजूद था। किसी कारणवश इस टैंक के अंदर पानी चला गया और यही वह क्षण था जिसने पूरी स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया। MIC और पानी के मिलने से एक अत्यंत खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई, जिससे टैंक के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और दबाव भी असामान्य स्तर तक पहुंच गया। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे हालात को नियंत्रित करने के लिए कई सुरक्षा प्रणालियां मौजूद होती हैं, लेकिन उस समय स्थिति अलग थी। फैक्ट्री के कई सुरक्षा सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। गैस को निष्क्रिय करने वाली प्रणाली प्रभावी नहीं थी, कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था और अलार्म सिस्टम को समय पर सक्रिय नहीं किया गया। इन सभी विफलताओं के कारण टैंक के अंदर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं बचा। अंततः रात लगभग 12 बजे के आसपास टैंक ने जवाब दे दिया और उसके अंदर मौजूद जहरीली गैस तेजी से बाहर निकलने लगी। यह गैस हवा में फैलने लगी और देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। यह एक अदृश्य खतरा था जो बिना किसी चेतावनी के लोगों तक पहुंच रहा था। सबसे पहले लोगों को अपनी आंखों में जलन महसूस हुई, फिर खांसी शुरू हुई और कुछ ही समय में सांस लेने में कठिनाई होने लगी। लोग नींद से घबरा कर उठे और अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर का माहौल और भी ज्यादा खतरनाक था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां जाएं। कई लोग भागते भागते रास्ते में ही गिर गए और फिर कभी नहीं उठे। कुछ लोगों की सांस वहीं रुक गई। जानवर और पक्षी भी इस जहरीली हवा का शिकार हो गए। पूरी रात भोपाल एक भयावह दृश्य में बदल गया।
जहां हर तरफ दर्द, डर और मौत का साया था। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें पूरा शहर एक साथ पीड़ित हो रहा था। जब सुबह हुई तो जो दृश्य सामने आया वह और भी डरावना था। सड़कों पर जगह जगह लाशें पड़ी थीं, कई घरों के अंदर पूरे परिवार खत्म हो चुके थे। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन वहां भी हालात नियंत्रण से बाहर थे। डॉक्टरों को यह तक नहीं पता था कि मरीजों को किस प्रकार की गैस ने प्रभावित किया है, जिससे सही इलाज करना बेहद कठिन हो गया था। लोग आंखों की रोशनी खो रहे थे, उनके फेफड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे और वे लगातार दर्द में थे। इस त्रासदी में हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। लेकिन इस घटना का असर केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा। आने वाले वर्षों में भी इसके दुष्प्रभाव सामने आते रहे। कई लोग स्थायी रूप से बीमार हो गए, कई बच्चों का जन्म शारीरिक और मानसिक समस्याओं के साथ हुआ और यह त्रासदी पीढ़ियों तक चलने वाला दर्द बन गई। आज भी भोपाल के कई लोग उस रात के असर को झेल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन था। जांच में यह सामने आया कि फैक्ट्री में कई गंभीर सुरक्षा खामियां थीं और उन्हें नजरअंदाज किया गया था। कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगे, लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि इस घटना के लिए जो न्याय मिलना चाहिए था वह पूरी तरह से नहीं मिला। यह सवाल आज भी लोगों के मन में मौजूद है। भोपाल गैस त्रासदी हमें यह सिखाती है कि जब मुनाफा इंसानी जीवन से बड़ा हो जाता है तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। यह केवल एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि औद्योगिक विकास के साथ सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी यह सवाल हमारे सामने खड़ा है कि क्या हमने इस घटना से कुछ सीखा है या हम अभी भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी है, क्योंकि जब तक हम इससे सीख नहीं लेते तब तक ऐसी घटनाएं कहीं भी दोहराई जा सकती हैं। और यही कारण है कि भोपाल गैस त्रासदी को याद रखना जरूरी है, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि ऐसी कोई और रात किसी और शहर के लिए मौत का संदेश बनकर न आए।